हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज विद बंटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हीट, ऊष्मा। आइए जानते हैं ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ऊष्मा कैसे प्रवाहित होती है। ऊष्मा यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतरण के कारण, ठीक है, तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है। तो ताप अंतर यानी तापमान में अंतर के कारण तो ऊष्मा का हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं तो एक लोहे की गर्म छड़ को हम पानी में डालते हैं तो वो छड़ ठंडी हो जाती है। होता क्या है कि उस छड़ की जितना हीट था, जितना ऊष्मा था, वो पानी में चले जाता है। क्यों? क्योंकि छड़ का टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म छड़ का, और पानी जो है वो ठंडा है। हमने पहले ही पढ़ा, अब मैंने कहा कि ऊष्मा कभी भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करता है। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जब घर में किसी का फीवर आता है तो सलाह दिया जाता है कि उसे मतलब ठंडी पट्टी उसके ऊपर रखी जाती है, सर के ऊपर। तो ठंडी पट्टी रखने का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है हीट का, कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है। अब जिसे व्यक्ति को फीवर आया होगा वो व्यक्ति का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पट्टी जो है वो ठंडी होगी, तो टेम्परेचर में अंतर हुआ यानी ताप अंतर हुआ। अब उससे क्या होगा कि जो इतना उसके बॉडी का जो हीट है वो ठंडी पट्टी की ओर मूव करने लगेगी। इससे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और फीवर हल्का कम हो जाता है। इसीलिए फीवर में हमेशा ठंडी पट्टी को सर के ऊपर लगाया जाता है। इसके पीछे का यही कॉन्सेप्ट है। सेकंड देखते हैं, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है, ठीक है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है, ठीक है। थर्ड, एक कैलोरी क्या है? तो कैलोरी किसे कहते हैं? तो 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं, ठीक है। 1 ग्राम जल है, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे ही कैलोरी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 पौंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। 4 प्रकार के स्केल, मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्केल्स हैं हीट को मेजरमेंट करने के लिए। पहला है सेल्सियस पैमाना, ठीक है, सेल्सियस पैमाना। दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। तीसरा हमारा रूमर है। चौथा केल्विन है। तो सेल्सियस पैमाना, इसका आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया। इस पैमाने का हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और हमारा भाप बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस, तो 100 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 बचेगा। तो इसीलिए तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस हुआ, जो दूरी हुआ, वो 100 बराबर भागों में बांटा गया। इसीलिए सेल्सियस पैमाना का नाम सेल्सियस पैमाना जिस वैज्ञानिक ने खोज किया था सेल्सियस ने, उसी के नाम पे रखा गया है। अब आते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने पे। इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु 212 फ़ारेनहाइट है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। 180, 212 में से यदि 32 को हम माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा? 180 बचेगा। यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी हुई वो 180 हुई। इसलिए आपको फ़ारेनहाइट पैमाना को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आते हैं तो रोमर पैमाना। इसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर है और भाप बिंदु 80 डिग्री रोमर है, और इनके बीच के भागों को 80 बराबर भागों में बांटा गया, यानी 80 माइनस 0 इजिकल टू 80। तो इसलिए इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो भाग्य है, वो 80 बराबर भागों में बांटा गया है। केल्विन पैमाना, इसमें हिमांक बिंदु
273 केल्विन एवं भाप बिंदु 373 केल्विन है। इनके बीच की दूरी को भी 100 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 373 माइनस 273 इक्वल टू 100 के। नेक्स्ट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमल, केल्विन में संबंध। ठीक है, ये रहा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमल, केल्विन। ठीक है, अब आते हैं परम शून्य ताप पे। परम शून्य तापमान, अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है, परंतु न्यूनतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन लिखा जाता है। यानी परम शून्य तापमान किसे कहते हैं, समझ गए होंगे कि अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है, कि मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम तापमान की सीमा है। कभी भी कोई भी चीज़, कहीं का भी टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता है। नीचे जाने की जो टेम्परेचर का जो अंतिम सीमा है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसी टेम्परेचर को परम शून्य ताप कहते हैं। चाहे ऐसे कोई पूछे कि परम शून्य ताप क्या है, एक लाइन में आंसर दो तो -273.15 डिग्री सेल्सियस को ही परम शून्य ताप कहते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पारा। पारा -39 डिग्री पर जमता है। पारा तापमापी से -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान मापने के लिए प्रयोग होता है। इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल तापमापी -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, पारा तापमापी से कितने रेंज का टेम्परेचर को माप सकते हैं, तो -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तक के टेम्परेचर को माप सकते हैं। जैसे ही -30 से हम लोग नीचे जाएंगे -31, 32, तो वैसे क्या होगा ना कि पारा जमना शुरू हो जाएगा। जैसे ही -39 तक पहुंचेगा वो पूरा जम जाएगा। तो यानी पारा से न्यूनतम तापमान कितना माप सकते हैं, -30 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आते हैं गैस तापमापी। गैस तापमापी, गैस तापमापी हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है। और हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जा सकता है। तो गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का से कितना माप सकते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को माप सकते हैं। यदि उससे अधिक मापना है, जैसे 500 से यदि 1500 बोले, तो हाइड्रोजन की जगह यदि हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं गैस तापमापी से। अब आते हैं पूर्ण विकिरण उतापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी या उतापमापी, यानी इंग्लिश में पायरोमीटर कहते हैं। इसके द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे नीचे का ताप नहीं। पायरोमीटर स्टीफंस के नियम पर आधारित है। तो पायरोमीटर जो है, इससे कितने डिग्री से अधिक का टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ किया जाता है, तो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान मापने के लिए। इससे कम का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, ये भी आप लोग से पूछ दे कि कभी सूर्य का जो टेम्परेचर है वो किस यंत्र से मापते हैं, तो पायरोमीटर से। ठीक है, सूर्य का टेम्परेचर को पायरोमीटर से ही मापते हैं। सूर्य की किरणों के तापमान को पायरोमीटर से ही मापा जाता है। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण, देखिए ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा की 3 विधियां हैं, यानी ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। कौन कौन?
तो पहला है चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, ऊष्मा के संचरण की यानी ऊष्मा जब गति करती है तो उसके गति करने की तीन विधि है। पहला विधि चालन है, दूसरा विधि संवहन है, तीसरा क्या है, विकिरण है। ठीक है, आइए देखते हैं चालन विधि। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। चालन विधि क्या है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लोहे की छड़ को के एक सिरे को गर्म करिए तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। आखिर ये होता कैसे है, तो ये ऊष्मा की चालन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। क्योंकि लोहे की जो छड़ है एक ठोस है, उसके कण एक दूसरे से मतलब सटे हुए रहते हैं, एकदम वो ठोस होता है। तो होता क्या है कि जिस हिस्से को, जिस पार्ट को गर्म करते हैं रड के, वो हीट होने के बाद वो अपना हीट बगल वाले कण को ट्रांसफ़र करता है, फिर बगल वाले कण वो अपने बगल वाले कण को ट्रांसफ़र करता है, और ये विधि चलते रहती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि रड का जो हिस्सा गर्म हो रहा था वो तो गर्म है, हो ही रहा है, लेकिन ऊपर उस कणों के ट्रांसफ़र के द्वारा ऊपर रड के ऊपर वाला हिस्सा भी गर्म हो जाता है। तो ये चालन विधि के द्वारा ही होता है। अब घरों में खाना बनाने वक्त जो कलछुल होती है कढ़ाई में, वो जो कढ़ाई में जो के बाहर का जो पार्ट होता है वो खाना बनाने वक्त यदि छोड़ दें तो वो भी गर्म हो जाता है। तो वो भी चालन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। होता क्या है कि कण जो है अपना हीट एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, इसी विधि को तो चालन विधि कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं संवहन। संवहन विधि का, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। नोट, इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज होती है। संवहन विधि क्या है, देखिए संवहन विधि में गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन विधि होता है। देखिए संवहन विधि में सबसे अधिक हीट का लॉस होता है। क्यों होता है हीट का लॉस, आखिर एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए चालन विधि में क्या था कि कण एक दूसरे से सटे हुए थे, ठीक है, वो एक ठोस था। लेकिन संवहन विधि में क्या है, पानी का जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, और गैसों के तो और सबसे ज़्यादा दूर रहते हैं। मतलब वो एक दूसरे से मतलब फिक्स नहीं है, वो मूव करते रहते हैं गैसों के कण, ठीक है, पानी के कण। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब इससे ना एनर्जी बहुत लॉस होता है, हीट बहुत लॉस होता है। तो इस विधि में, संवहन विधि में, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ऊष्मा का जो लॉसेस है वो क्यों होता है, क्योंकि इसके कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। और चालन विधि में सबसे कम होता है क्योंकि वो एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं कण। अब आते हैं विकिरण। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के सहायता के, बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है। यानी विकिरण, विकिरण ऊष्मा के गति करने की एक ऐसे माध्यम है जिसमें माध्यम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। विकिरण में ऊष्मा के गति करने की यानी माध्यम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है, तो सूर्य का प्रकाश जब धरती पे आता है, तो यदि हमसे पूछा जाए कि सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पे आता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, विकिरण के द्वारा। क्यों, क्योंकि विकिरण एक ऐसा माध्यम है क्योंकि उसमें ऊष्मा की गति के लिए माध्यम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, नीचे तो वायुमंडल है, चलिए कि हवा है, गैसेस हैं, तो वो हो गया। ऊपर में तो वायुमंडल है नहीं, निर्वात है वायुमंडल। तो वहाँ क्या है कि वहाँ से ऊष्मा जो है वो सूर्य का प्रकाश वो सीधी रेखा में निर्वात से होते हुए वायुमंडल के द्वारा हमारे धरती पे आती है। तो सूर्य का प्रकाश यदि पूछे किस विधि द्वारा पृथ्वी पे आती है, तो वो विकिरण विधि के द्वारा होती है। अब विकिरण विधि एक ऐसा विधि है जिसमें मतलब ऊष्मा की गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चालन हम लोग समझ गए कि चालन में क्या है कि ठोस अपने स्थान पर स्थान जो है परिवर्तित माने कण अपने स्थान का परिवर्तन नहीं करते हैं, एक दूसरे को हीट अपना ट्रांसफ़र करते हैं, इसी विधि को चालन विधि कहते हैं। जैसे रड का एक हिस्सा गर्म करे तो दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है, तो ये क्यों होता है? तो चालन विधि के द्वारा। संवहन में क्या है कि जो मतलब स्टीम जो भाप बनता है, पानी को जो गर्म करते हैं, पानी जो गर्म होता है किस विधि के द्वारा होता है? तो चालन विधि के द्वारा। वायुमंडल जब गर्म होता है, गर्मी के दिन में जो लू बहता है, वो लू हवा गर्म कैसे हो जाता है? तो ये भी चालन विधि के द्वारा ही संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है, सॉरी। तो सबसे अधिक ऊष्मा का लॉस किस विधि में होता है? तो संवहन विधि में होता है। क्यों होता है? तो बताए थे क्योंकि इस संवहन विधि में जो गैसों के जो कण हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, माने वो मूव करते रहते हैं वायुमंडल में। और पानी के जो कण हैं वो जल का वो भी एक दूसरे से उसके जो कण हैं वो दूर दूर रहते हैं, तो इससे क्या है कि हीट का लॉसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़े थे कि पारा पारा -39 पर जमता है। ठीक है, और इस इससे निम्न तापमान ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल तापमापी -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो अल्कोहल तापमापी कैसा होता है देखते हैं। देखिए यही तापमापी अल्कोहल तापमापी है, ऐसा ही होता है अल्कोहल तापमापी। जहाँ पारा काम नहीं आता है, ऐसे जगह पे जहाँ -30 से टेम्परेचर अब नीचे जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग अल्कोहल तापमापी का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।